तो बेटा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 4.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बेटा वो 4.1 है और 4.1 का ये दूसरा सवाल है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। अभी हमने आपको द्विघात समीकरण की पहचान बता दी, द्विघात समीकरण क्या होता है। अब एक प्रॉब्लम दी गई है जिसको हमें इस प्रॉब्लम को द्विघात समीकरण के रूप में हमको इसको निरूपित करना है या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले समझिए आप बात को, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर लिखिएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। फिलहाल अभी आपको लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात करनी है, आपको सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। यानी द्विघात समीकरण का जो रूप था वो क्या था, वो था ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यानी इस रूप में आपको इसको लिखना होगा, इस रूप में आपको बेटा इसको लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं बात को, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आप समझिए, एक आयताकार भूखंड है तो एक आयताकार मैंने भूखंड बना लिया, ठीक है। ये आयताकार भूखंड है, ये आयताकार भूखंड है और इस भूखंड का जो क्षेत्रफल है, मतलब ये वाला एरिया इसका, ये क्षेत्रफल है। तो इसका बेटा याद रखना, जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, वो है 528 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल दे दिया गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने है। चौड़ाई जो भी हो लंबाई उसका 2 गुना होगी। तो ये तो बेटा इसकी लंबाई होती है, तो ये बेटा इसकी क्या है, लंबाई। और लंबाई को मैंने मान लिया x, लंबाई को मैंने क्या माना, x, सॉरी लंबाई को ना x मानू वरना दिक्कत उल्टा काम हो जाएगा। तो मैं, ये इसकी चौड़ाई है और चौड़ाई बराबर बेटा मैंने क्या माना है, x मीटर। तो चौड़ाई x मीटर हो जाएगी। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई का 2 गुना। तो चौड़ाई का 2 गुना मतलब 2x और 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई का 2 गुना कर दिया और 2 गुने से बेटा 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1। ये हो गया मीटर। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई, ठीक। चूंकि हमको दिया गया है, दिया है, लिख दीजिए क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ये आप लिखना चाहो लिख सकते हो, माना कि, चलो मैं लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर तथा लिखना जरूरी रहता है, क्या मान रहे हैं आप, लंबाई 2x + 1 मीटर है, ठीक। चूंकि हमको दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो कितना दिया है बेटा तो क्षेत्रफल आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल की जगह क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। और बराबर में कितना दिया है, 528। लंबाई कितनी है बेटा, 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है, x, बराबर कितना है, 528। इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x स्क्वायर प्लस का बेटा कितना हो जाएगा, 2x बराबर में कितना है, 528। यहां से ध्यान से बात मेरी देखिएगा, गलती हो गई है, 2x नहीं है यहाँ पर, x है। x से 1 का मल्टीप्लाई x होगा। इसको ट्रांसफर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x
प्लस का x और माइनस का 528 बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई द्विघात समीकरण क्या आया है? 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0 को क्या करती है बेटा? संतुष्ट करती है। ये आपको लिख देना होगा। तो यहां पर हमने क्या किया है? इस प्रॉब्लम को हमने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। द्विघात समीकरण कैसे? क्योंकि x की अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ यहीं तक करना होगा। अगर मान लीजिए सवाल में आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आप इसके गुणनखंड करिएगा, x का मान आप निकाल लीजिएगा और जो भी x का मान आएगा, एक बार x का मान यहाँ पे रख देना तो लंबाई निकल आएगी और एक बार x का मान यहाँ रख देना तो आपकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन हमें सवाल में क्या कहा? समीकरण के रूप में निरूपित करना, तो मैं सिर्फ यहीं तक करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा, अब हमारे पास दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। इसको भी हमें द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना है। कैसे है समझिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। पूर्णांक क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं सर? 0 1 2 3 4 5 6 होती हैं। सर पूर्णांक क्या होते हैं? तो याद रखना बेटा, जो पूर्णांक होते हैं कि जैसे मेरे पास एक लाइन है, ये नंबर लाइन मैंने बनाई और यहाँ पर ये 0 है। इधर जाओगे तो 1 2 3 4 और इधर जाओगे तो -1 -2 -3 और ये कहानी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। इसी तरह से ये कहानी भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो ये माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स आपके आ रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? पूर्णांक हैं। अब ये पूर्णांक भी दो तरीके के हैं। एक तरफ देखो, एक संख्या के आगे निगेटिव लगा है तो ये बेटा कैसे होंगे? ये ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। कैसे पूर्णांक होंगे? ये हमारे पास है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये वाले बेटा हमारे पास क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये बेटा हमारे पास क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक हो गया। और हमें क्या चाहिए? धनात्मक पूर्णांक चाहिए। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अगर पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा? 2 होगा। अगर आपने 2 लिया है तो तीसरा क्रमागत मतलब जो क्रम से आ रहा, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अगर इन दोनों में अगर हम अंतर की बात करें, दो क्रमागत पूर्णांकों में अंतर की बात करें तो कितने का अंतर है? 1 का। मान लीजिए पहले आपने कोई क्रमागत पूर्णांक आपने 2 लिया और इसका अगला क्या होगा? तो 3 होगा। कैसे मिलेगा? जब 1 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 3। तो कहीं ना कहीं 1 हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई। इसी तरीके से तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? जब हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे माना 2 क्रमागत पूर्णांक x, एक x होगा तो दूसरा प्राप्त करने के लिए 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 है। माना 2 क्रमागत पूर्णांक x, x प्लस 1 है, तथा भी लगा सकते हो। x तथा x प्लस 1 है, जैसा आप लिखना चाहो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो x व x प्लस 1 है। ठीक है, अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो गुणनफल मतलब दो क्रमागत धन पूर्णांक कौन है? x प्लस 1। इनका गुणनफल कितना है बेटा? 306 है। तो दोनों का गुणा करा दे, कितना है? 306। इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो x² प्लस का 1x बराबर में बेटा कितना है? 306। और यहां पे लिखेंगे x² प्लस का 1x माइनस का 306 बराबर में 0।
तो द्विघात समीकरण के रूप में हमने निरूपित कर लिया। अब वो पूर्णांक निकालना होगा तो हम x का मान रख देंगे, और सॉरी गुणनखंड करके x का मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 1x माइनस का 306 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। इतना लिखना है, आपका काम हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक आपको समझ में आ गया, धनात्मक पूर्णांक आपको समझ में आया। क्वेश्चन में हमसे कहा था धनात्मक पूर्णांक, इसलिए हम लोगों ने बेटा धनात्मक पूर्णांक की बात की है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब उम्र वाले सवाल बताने, मैंने आपको बताया, मैंने आपको सिखाया, आप लोगों ने सीखा है, आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर लेंगे। लेकिन इसको आपको करना कैसे होता है ये बात आपको पता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हालांकि आप लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एक चार्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जिन दो लोगों की बात की गई उनके नाम लिखो। एक तो रोहन की बात की गई है और दूसरी जो है रोहन की माँ है। एक तो रोहन है और दूसरा बेटा क्या है, रोहन की माँ है। ठीक है, एक रोहन है और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, रोहन की माँ है। फिर हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम लोग उसके बाद इनकी वर्तमान आयु लिखते हैं। वर्तमान आयु लिखते हैं। फिर देखते हैं कंडीशन क्या है, एक ही कंडीशन है, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात बोलो या बाद में बोलो, तो 3 वर्ष पश्चात। मान लीजिए आज की डेट में रोहन x ईयर का है और इसकी माताजी 26 साल इससे बड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं माताजी क्या हो जाएंगे, x + 26 हो जाएंगे। क्लियर है, कितने हो जाएंगे बेटा, 26 हो जाएंगे। सोचो 3 साल बाद, अगर मैं आज 10 साल का हूं तो मैं 3 साल के बाद कितना हो जाऊंगा, 13 साल का। भाई मैं 10 साल का हूं नहीं, पर बता रहा हूं, मान लीजिए, मानने में क्या जाता, मैथ कहते भाई मान लो, मानते हैं। तो मैं मान लो आज 10 साल का हूं तो 3 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, तो आप कहेंगे सर 13 साल का हो जाएगा। तो कैसे पता चला कि सर जब आगे का हमें मतलब जोड़, तो हमने क्या किया, 3 साल को हमने जोड़ दिया, 10 में 3 जोड़ा, सर पता चल गया 13। मान लीजिए आज आप 50 साल के हैं और 3 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, कहेंगे सर 53 साल होगी। मैं आज का मान लीजिए, आज की डेट में मैं 18 साल का हूं और कल की डेट 3 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 21 साल का हो जाऊंगा। तो 3 जोड़ना पड़ेगा ना, 3 साल बाद मतलब 3 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये वर्तमान में x है तो 3 साल बाद ये क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। अगर ये यहां पर आज x + 26 है तो 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो याद रखना x + 26 है और 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, x + 29। तो 3 साल बाद रोहन की मां कितनी हो जाएंगी, x + 29 की हो जाएंगी। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, रोहन की आयु हमने x मानी है, क्या लिखा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल पश्चात। 3 साल पश्चात, तो 3 साल पश्चात तो ये है, तो इनकी आयु का गुणनफल 3 साल पश्चात मतलब x + 3 और x + 29। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। खत्म, यही था, खत्म, बस इतना, खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं बचा। अब इनका गुणा करो, x से x का मल्टीप्लाई कराओगे x², x से 29 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 29x, x से 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x, और इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 × 3 = 27 के साथ 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस का 27 सी बराबर कितना आया, 0। सबको ट्रांसफर कर लो, x², इनको जोड़ो, 29 में 3 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा x, प्लस का 87 है आपका, माइनस का 360 आएगा।
बराबर 0। 360 में से 87 घटाना है, तो 360 में से 87 घटाना है। अब कहोगे सर प्लस माइनस, बेटा हमेशा जब अलग अलग चिन्ह होता बड़े से घटा दो और जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे का चिन्ह लगा देते हैं। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर बचा 5, दाएं लिया 10 हो गया 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे बचा 2, तो कहीं ना कहीं कितना बचा 273। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस का बेटा माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर ये है इसलिए माइनस 273 बराबर 0। तो ये हमें बेटा क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः रोहन की आयु वर्तमान में द्विघात समीकरण कौन सा आया है, ये एक्स स्क्वायर 32x माइनस 273 बराबर 0 को क्या करती बेटा, संतुष्ट करती है। ठीक है, तो ये रोहन की आयु जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। यहां से आप x का मान निकाल लेंगे, जो x का मान आएगा वही रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी, जो हमसे ज्ञात करने के लिए कहा है। लेकिन हमें तो सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना, सिर्फ हमें इतना ही काम यहां तक करना था। इसके बाद अब हमारा चौथा और लास्ट सवाल बचा, इसको देख लेते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा, अंतिम सवाल है, अच्छा सवाल है, मजा आता है। जब भी रेलगाड़ी, ट्रेन, नाव की बात होती है तो मन में विचार आता है सर ये इतना कठिन सवाल कैसे होगा। तो आप यहां पर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए। पहले आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर समय के लिए काम करूं, अगर मैं यहां पर बेटा समय के लिए काम करूं तो यहां पर क्या हो जाएगी, दूरी बटे चाल फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी चाल ज्यादा होगी, ये एक दूसरे के उल्टा है, व्यतिक्रम में है। अगर समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब चाल कम है, और अगर समय कम लग रहा है इसका मतलब चाल ज्यादा है। कि मतलब ये सोचिए कि आपको घर जाना है और आपका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। मान लीजिए आप 50 की स्पीड जा रहे हैं, आपको 10 मिनट लगता है। 10 किलोमीटर है, 50 की स्पीड जा रहे हैं तो आपको 20 मिनट लगता है। 50 की स्पीड जा रहे हैं आपको 20 मिनट लगता है। तो सोचो अगर आप 100 की स्पीड जाएंगे तो क्या होगा, समय कम लगे कि नहीं लगे, हो सकता 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 8 मिनट लगे। वो समय क्या होगा, अगर चाल बढ़ जाएगी तो समय घट जाएगा। वही काम यहां पर कहा गया है कि पहले 80 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी पहले 80 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, एक समान चाल से तय करती है। लेकिन यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, मतलब चाल घट गई, और जब चाल घट जाएगी तो कहीं ना कहीं समय बढ़ जाएगा। तो चाल को कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय ले रही। जब चाल कम हो गई तो दूरी, समय कितना हो गया, बढ़ गया, अधिक ले रही। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो बहुत आसान है। ये सवालों से आपका पाला पड़ेगा और पड़ता रहेगा, और बहुत इत्मीनान से बता रहा हूं, इसको बहुत इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स वाले सवाल एग्जाम में भी आते हैं, और जब आते हैं ये तो 6 मार्क्स दिला के जाते हैं। तो ये बात याद रखना। तो सबसे पहले जो कहा गया उसको मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे, अब हम यहां पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। कितनी दूरी तय करने में लगा बेटा समय, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको ये लगा समय।
तो समय बराबर इसको मान लीजिए, समय को हम इसको मान लेते हैं बेटा, सपोज करिए समय, इसको हम मान लेते हैं समय t1, यानी 480 किलोमीटर की दूरी। जब ये क्या है, यहां पे लिख लीजिए एक समान। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर पर आवर है। तो समझ में आ रही बात है बेटा? कितनी है? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। हाँ, कितनी है ये है? तो हम लिखेंगे तब एक समान चाल से चलना, इसलिए तब लिखना जरूरी है। तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय t1, और समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बेटा कितनी आपने चली है, तो दूरी आपने 480 किलोमीटर चली है, तो आप दूरी लिखेंगे 480। आपकी चाल कितनी है, आपने चाल मानी है x, तो आपकी चाल हो गई x। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब हमने क्या कहा, अब हम लिखेंगे इसको। थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, चाल कितनी कम की है, 8 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होने पर रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, उस कंडीशन में समय तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। आप यहां पे एक चीज और लिखना चाहो तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, समय t2 हो जाएगा। अब देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो सेम चल रहा है 480 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब देखो चाल कम हो गई है। चाल कम होगी मतलब स्पीड कम हो गई है। स्पीड कम हो गई है तो कहीं ना कहीं स्पीड को हमें माइनस करना पड़ेगा। भाई कैसे? हम 10 की स्पीड जा रहे थे, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमारी घट गई, तो अब हमारी कितनी बची, 8 किलोमीटर की स्पीड बची कि नहीं बची? तो हमने क्या किया, 10 में से 2 को घटा दिया। कैसे? कोई बंदा है 10 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इसकी स्पीड घट गई कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड बेटा क्या हो गई, कम हो गई। कम होने का मतलब घटाना है, तो कितनी बचेगी, 8 किलोमीटर पर आवर बचेगी, तो घटाना पड़ेगा। तो कितनी कम पड़ रही है सर, 8 किलोमीटर पर आवर कम पड़ रही है। 8 किलोमीटर पर आवर कम पड़ रही, तो पहले x थी तो 8 अब ये कम हो जाएगी। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग बेटा यहां पर एक काम करेंगे, हम लोग निकालेंगे अंतर। क्या निकालेंगे, अंतर, यानी दोनों के समय में कितने का अंतर है, बस यही निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर हम यहां पर देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि दोनों ट्रेनों के द्वारा लिया गया समय, उसमें जो अंतर है वो बेटा कितना है, 3 घंटे का है। मतलब पहले वाली ट्रेन जिस समय में आ रही थी, जब उसी की स्पीड कम होगी तो उसको 3 घंटे बेटा क्या लग रहे हैं, अतिरिक्त लग रहे हैं। 3 घंटे बेटा क्या लग रहे हैं बेटा, अतिरिक्त लग रहे हैं। तो अब हम बेटा प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ। अब हम बेटा यहां पर क्या निकालेंगे, अंतर। तो हम क्या निकालेंगे, दोनों की चालों में दोनों के, हाँ, दोनों के द्वारा समान, दोनों के द्वारा समान दूरी तय की ना, समान दूरी तय करने में लगे समय का अंतर यानी डिफरेंस, वो कितना है, वो सर है 3 घंटे का। कितना है बेटा, 3 घंटे का है। ठीक है,
कितने घंटे का दिख रहा है सबको, जल्दी से बताइए। दिख रहा है, हाँ 3 घंटे का। अब सोचो हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना। तो अंतर हमेशा कैसे निकालते हैं, बड़े से छोटे को घटाते हैं। भिन्न कोई भी चीज हो, आपको अंतर निकालना होता है तो हमेशा बड़े से छोटे को हम घटाते हैं और अंतर निकालते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये T1 है और यहाँ पर बेटा क्या है, T2 है। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये बात याद रखना। जिस भी फ्रैक्शन का हर छोटा होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ऊपर की चीजें सेम है ना, ऊपर की चीजें सेम है। तो जिस फ्रैक्शन का हर छोटा होता है वो भिन्न बेटा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये x है और यहां पर x में से भी कम हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, इसका हर छोटा हो जाएगा। हर छोटा होने पे फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। जैसे समझो, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा ही देता हूं तो आप ज्यादा समझ पाओगे, अन्यथा फिर दिक्कतें आती रहेंगी। सबसे पहले यहां पर देखिए, मान लीजिए एक फ्रैक्शन मैंने लिखी 4/2 और एक फ्रैक्शन मैंने लिखी 4/2 - 1। मैं आपसे पूछूंगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो देखो इसको जब मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो कितना आया 4/1 और बराबर क्या हो गया, कितना आया बेटा 4 आ गया। तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो भैया ये वाली फ्रैक्शन बड़ी। तो जिसका हर छोटा है वो फ्रैक्शन, जब अंश अंश बराबर हो, ये भी अंश 4 इसका भी अंश 4, तो अंश अंश जब बराबर होते हैं बेटा, तो जो भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो इसमें किसका हर छोटा है, तो सर इसका छोटा है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, T2 - T1 बराबर कितना बना बेटा, 13। अब T2 की वैल्यू कितनी है, तो T2 की वैल्यू है 480/x - 8 माइनस T1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 480/x और बराबर में बेटा कितना है, 13। क्या इतनी प्यारी सी बात आपको समझ में आ गई, बताइए। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको समझ लो सवाल आपका हो गया। और ये सवाल ऐसे ही लगेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक दिक्कतें आती रहती हैं। हालांकि थ्योरी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत भले हो सकती है, बाकी अगर सिचुएशन आपने समझा है तो फिर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब देखो बेटा, इससे इसका मल्टीप्लाई, यहां से 480 कॉमन ले लो, तो हमने 480 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/x - 8, 1/x - 8 माइनस, यहां से 480 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1/x बचा और बराबर में बेटा कितना है, 13 है। बराबर में कितना है मेरे बच्चे, 13 है। हाँ ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चेक करना पड़ता, दिखता कि नहीं दिखता। अब ये 13 से कटने वाला है क्या, 13 दूना 26, 13 39 नहीं कटेगा। चलो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर दें। चलो ऐसे ही सॉल्व करो। 3 घंटा है अंतर यार, ओ नो, कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे। 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 आएगा। गलती हो गई मुझसे, 13 लिख दिया। अब देखो 3 × 1 = 3 और ये कटेगा, 3 × 9 = 3, 2 बचा, 3 × 9 = 3, 1 बचा, 3 × 6 = 18 और आया 0, कट गया। इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा x, और इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे जाएगा माइनस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा x - 8 अपॉन में नीचे क्या है, x - 8 और इंटू x, इनका गुणा कराएंगे, और ये गुणे की चीजें कहाँ चली जाएगी, बटे में, तो 1/160 हो जाएगा। इसको ओपन करिए तो कितना हो जाएगा, x - x प्लस का 8 और बटे में, इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² माइनस का 8x बराबर का कितना हो जाएगा, 1/160। ठीक है, अभी इनका ये प्लस माइनस कट जाएगा, इसको इसके पास भेज दो और इसको इसके पास भेजोगे, तो इसको इसके पास भेजोगे तो 8 0 0, 8 संग 48 के 8, 8 का 9 8, 8 4 12, और ये इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, x² माइनस का 8x, इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा, x² माइनस का 8x, और इसको ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 1280 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण बन गया।
अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण लिखोगे क्या? यहां पे मैं लिख देता हूं जो लिखना है आपको। क्या लिखोगे? अतः द्विघात अतः रेलगाड़ी की चाल देखो बेटा क्या लिखोगे? अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 12 80 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये संतुष्ट करती है, तो ये आपको अता करके लिखना होगा। ठीक है, समझिए कैसे करना है। पहले आप यहां तक करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर आप इसको लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी एक्सरसाइज बेटा 4.1 पूरी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो आपको पसंद आ गई है, यदि आपको कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।